यजीद से भी दोस्ती, हुसैन को भी सलाम। मैं ये नहीं कर सकता। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात इससे शुरू की। अकरम शेख बड़े सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर जो फॉर्म 47 और जबर के बाद फॉर्म 47 के जबर के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी बेंच तो जो तश्कील दी गई थी उसके खिलाफ आईनी बेंच के ही सामने उन्होंने ये अल्फाज कहे। मेरी जुबान से बेहतर है उनकी जुबान से सुने। आर्ग्यूमेंट हो रहे थे और ये जो जज साहिबान बैठे हुए हैं वहां पे, इनको जज कहना ही मेरे, वो किस तरीके से अपने लक्षण दिखा रहे थे और उसके बाद अकरम शेख ने क्या कहा, मुलाहिजा करें। अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। योर लॉर्डशिप्स 8 मेंबर बेंच कैन नॉट स्ट्राइक डाउन दिस अमेंडमेंट। अब बताएं क्या करें। मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। सब देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम, मैं नहीं करता सर। देखिए तो एक ऐसी बेंच जिसका कोई आईन के अंदर यानी आर्टिकल 10 जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि राइट टू अ फेयर ट्रायल, ऐसी बेंच जो वो राइट लेने के लिए बनाई गई, मिलिट्री को ट्रायल्स को सिविलियंस के खिलाफ कोशर करने के लिए बनाई गई, हलाल करने के लिए बनाई गई, वो अकरम शेख से पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है। उसने कहा कि भाई मुझ पर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। इससे बड़ी लानत ऐसे लोगों के ऊपर जिसके अंदर वो मंदोखेल टाइप्स, अमीनुद्दीन, सो ऑन सो फोर्थ बैठे हुए हैं, तो आप खुद ही लगा सकते हैं अंदाजा के क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या इन लोगों के दिमाग में है, ये किस जोर जबर जबर पे बैठे हुए हैं ये लोग, ये क्या करना चाह रहे हैं। कोई निजाम इस वक्त मुल्क के अंदर चल नहीं रहा और इनफैक्ट निजाम को एक तरीके से घसीटा जा रहा है। और अब बेसिकली हुआ क्या है इसके अंदर, जस्टिस मजहर भी एक कैरेक्टर है इसके अंदर और उन्होंने कहा है साथ साथ कि सिर्फ आईनी बेंच आईनी केसेस को सुन सकती है। और ये 8 मेंबर बेंच ये पिटिशन जो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इसको सुन रही है। 26वीं आईनी तरमीम ने बेसिकली बहुत सारे लेवल्स के ऊपर जुडिशरी को खत्म कर दिया। जो बची कुची अब जुडिशरी या जस्टिस सिस्टम है, अब वो 27वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको थ्रू किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो बातें की जा रही हैं वो भी बहुत खौफनाक हैं। ना सिर्फ पूरा एक रिस्ट्रक्चर होगा आपका जुडिशल सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी कैपेसिटी ना रहे उनके पास चैलेंज करने के लिए या सवाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव से। और ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव तो चले एक दूर की बात, आप समझ लें ना, जो जीएचक्यू है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो डंडे की जोर के ऊपर और गोली या बंदूक की नोक के ऊपर अपने जबर को बरकरार रखा हुआ है, अपने रूल को जिसने बरकरार रखा हुआ है, उनकी सेफ गार्डिंग के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और सेफ गार्डिंग की उनको जरूरत भी है, क्योंकि ये जो उन्होंने मुरीद के में कर डाला है, अब जीएचक्यू अब बेसिकली पीएमएलएन को आगे फेंक रही है। पीएमएलएन चाह रही है कि भाई आपने इतना सब कुछ कर दिया तो कंप्लीट ही कर दें इसे। आप अपना यानी मार्क सबको ही क्यों क्यों नहीं खत्म कर देते आप हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। जिस तरह वक्त आगे आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला जा रहा है, इसी तरह रास्ते और मुमकिनात कम से कमतर होती चली जा रही हैं एक तरफ। और एक तरफ ही मैं काबिज टोले के एक हिस्से की बात कर रहा हूं, क्योंकि एंड के अंदर इन सिचुएशंस के अंदर क्या होता है, और इसके अंदर एक गेम थियरी का भी थोड़ा एक एलिमेंट आता है। 3 चोरों को पकड़ते हैं, सही है, वो एक बैंक को लूटने के लिए जा रहे होते हैं 3 चोर। उन तीनों चोरों को पकड़ के उनको अलग अलग कमरों में डाल देते हैं और माइंडसेट ये है कि उनमें से कोई ना कोई, इनफैक्ट सभी शायद, एक दूसरे को इम्प्लीकेट कर देंगे। क्योंकि जब आप सेपरेट करते हैं ना चोरों को, डाकुओं को,
और उनसे कहते हैं कि भाई उसने तो तेरे बारे में ये कहा था। फिर कहते हैं नहीं उसने तो तेरे बारे में ये कहा था। अगर तो यानी गेम थियरी के तहत आप चल रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं कहा था तो कहा था, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो जो बंदा खामोश रहता है या दूसरों के ऊपर मुखबिरी करने से इनकार कर देता है, वही एंड में फंस जाता है। कि गेम थियरी के तहत आप अपनी पीठ देखेंगे एक जीरो सम गेम के अंदर, तो यहां पे इखलाकियात का या एहसासात का या इंसानियत का कोई जवाज नहीं। यहां पे सिर्फ ताकत और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को महफूज रखना, उसका जवाब है। और अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, टिकटॉकर जो हैं वो सीन से गायब हुई हुई हैं। अब वो बाहर निकलना चाह रही हैं थोड़ा बहुत। वो आई थी अपना एक फेडरल मीटिंग के अंदर जो हुई थी, उसके ऊपर, वहाँ पे उनकी बात हुई। अच्छा दिन कम है, 1 महीना 10 दिन के लगभग रहते हैं आपके जो नोटिफ़िकेशन आनी है उसके ऊपर, जिसके तहत आपके फ़ील्ड मार्शल को एक्सटेंशन मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। क्या हो रहा है आपको पता है, हिंदुस्तान के साथ भी धमकियाँ हो रही हैं। जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर तो आपको डेफ़िनिटली चीज़ नज़र आ रही है। एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर्स बंद किए हुए थे, तोरखम से लेकर नीचे तक चमन तक, उन बॉर्डर्स को, बॉर्डर गेट्स को खोलने की अब बात की जा रही है, क्योंकि तकरीबन 42 अरब रुपए का खसारा सफ़र कर सकते हैं सालाना अगर इन चीज़ों को बरकरार रखा। तो अगले 24-48 घंटे के अंदर वो कह रहे थे कि ये गेट्स खोल दिए जाएँगे। अब मेरे ख़्याल से वक़्त हो आज के दिन थोड़ी इसके ऊपर शायद पेशरफ्त हो, तो एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट हुई है। एक डेलीगेशन भी अपैरेंटली गई है पाकिस्तान की तरफ से, काबुल पहुँची है निटी-ग्रिटीज़ को तय करने के लिए। 25 अक्टूबर को हफ्ते के रोज़ तक उम्मीद है कि बात होगी इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर, और वहाँ पे मज़ीद जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाएगा इस मौज़ू को लेकर। ये तो हो रहा है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, अच्छा ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जितने हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, पहले तो उनको शुभ दीपावली, दिवाली आपको मुबारक हो। उम्मीद है कि ये त्योहार जो है, ये अहम जो एक त्योहार है, ये आपके लिए भी उतनी ही रोशनियां लेके आए। आप भी अपने घरों में दिए जलाएं और चिराग जलाएं, और वो रोशनियां हैं पूरी दुनिया में फैल जाएं। हमारी तो यही उम्मीद है। लेकिन इस शुभ मौके पर हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने दिवाली की शुभ और अपना मनाई बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट की आईएनएस विक्रांत के ऊपर। ये इंडिया का वाहिद अ, सी बॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लिया गया था बेसिकली रशिया से मेरे ख्याल से, और उसको फिर अपग्रेड करके आईएनएस विक्रांत बनाया गया। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इंडिया के जो हमारे नेबर हैं, उनके वेस्टर्न नेबर जो हैं इंडिया के, उनके खिलाफ, और वो ऑब्वियसली इकदामात जो हैं वो चल रहे हैं। क्या कहा उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने, एक अच्छी खासी उन्होंने स्पीच दी। बहुत उन्होंने डे टाइम टेक ऑफ्स भी देख नाइट टाइम टेक ऑफ्स भी देखे, और एक मैसेज भेजा है इस दिवाली के शुभ मौके के ऊपर कि हिंदुस्तान तैयार है, और हिंदुस्तान कोई भी धमकी या तड़ियां किसी से भी लेने के लिए अपना दिफा कर सकता है। तो सुने आप हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका जो स्पेसिफिक मैसेज आया है पाकिस्तान के लिए। 90 तुले आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने मैसेज दिया है इस दिवाली के मौके पे। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी।
जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। तो इस दिवाली के मौके के ऊपर जो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑब्वियसली ये मैसेज भी दिया, मगर साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे वहां पे गाने भी हुए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना चला ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और दहशतगर्दों को खत्म करने के ऊपर। तो इंडिया का जो ये रेटरिक है पाकिस्तान के खिलाफ वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डबल गेमिंग है या जो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रही है अमेरिका को लेकर। और अमेरिका के अंदर ट्रंप तो लग रहा है कि बस उसको एक चाबी भी देने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा हर बात के ऊपर सात जहाज सात जहाज सात जहाज कहता रहता है। अब हिंदुस्तान के अंदर ऑब्वियसली इस चीज को लेकर बड़ी एक परेशानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को सियासी तौर के ऊपर कमजोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा, मैच ये नहीं चाहता। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि ये दोनों पीछे से मिले हुए हैं और बज़ाहिर तौर के ऊपर ये सब हरकतें कर रहे हैं, ये सब चीजें दिखा रहे हैं, और शायद ट्रंप का जो पाकिस्तान के साथ रवैया है वो भी इसके ऊपर मबनी है। दूसरी जानिब से इंडिया से जो ये खबरें आती हैं कि जी पाकिस्तान ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने उकसाया था इंडिया को कि आप अटैक कर दें पाकिस्तान को जाकर पहलगाम के सिलसिले के अंदर। यानी पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्द हमले हुए थे, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया था, मगर पाकिस्तान ने डिनाई किया था। अभी तक अटैकर्स का हमें पता नहीं लगा कि वो किधर गए। अटैकर्स एक ग्रुप था रेजिस्टेंस फ्रंट ऐसे कुछ करके, जो कश्मीर रेजिस्टेंस, उसने पहले क्लेम किया, फिर उसने डिनाई किया, क्या हुआ उसका ये नहीं पता। तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आती है इंडियन पोजीशंस के अंदर इस चीज को लेकर। अगेन हमारी उम्मीद यही होगी कि देखें, अगर आप हमसाए हैं, अगर आप नेबर्स हैं, तो आप एक दूसरे के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को आप एलियनेट करके या खुड्डे लाइन लगा के या तड़ियां दे के या धमकियां दे के आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। अब पाकिस्तान अपने लोगों के साथ भी जबर कर रहा है, अपने लोगों के साथ भी ऐसी ज्यादतियां कर रहा है, और वो ज्यादतियां फैल रही हैं पूरे खित्ते के अंदर। अफगानिस्तान को ले लें आप, इंडिया के साथ जो रवैया है उसे आप ले लें, मगर पाकिस्तान का ये भी एक है कि पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया का रवैया भी हमारे साथ कोई इतना अच्छा नहीं है। यानी हमसायों वाला रवैया इंडिया नहीं करता हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ, ये उनकी कंप्लेन होती है। मगर ताली जैसे कहते हैं दोनों हाथ से बचती है, दुआ भी दोनों हाथ से ही हो सकती है, इल्तिजा भी दोनों हाथ से ही हो सकती है, और दोस्ती के लिए अगर हाथ आप आगे बढ़ाते हैं तो जब तक दूसरा हाथ नहीं आता आगे से तो दोस्ती नहीं हो सकती। उसके लिए भी दो हाथ ही चाहिए, यहाँ तक कि एक हाथ आप बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें हैं मौजूद। आईएनएस विक्रांत के ऊपर एक बड़ी सेरेमनी हुई, वहां पे ये सब बातें की गई। ऑब्वियसली इंडिया समझता है कि पाकिस्तान उसके साथ फेयर नहीं है। पाकिस्तान समझता है कि इंडिया उसके ऊपर हमला कर सकता है। जो कुछ दिन कबल आर्मी के जो सरबराह हैं पाकिस्तान के, मिलिट्री रूलर डिक्टेटर जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, उन्होंने भी धमकियां दी थी कि न्यूक्लियर कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने कहे थे कि हो सकते हैं। एक न्यूक्लियर अगर आर्सेनल मौजूद है नेबरहुड के अंदर, तो आप ये नहीं समझते कन्वेंशनल वॉर से वो चीज कंट्रोल हो सकती है। तो ये तो बात हो गई इंडिया की। और ऑब्वियसली अगेन शुभ दीपावली, दिवाली मुबारक हो आप सबको, जो हमारे इंडिया के अंदर व्यूअर्स हैं, जो हिंदू व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए भी हमारी आपके लिए हमेशा अच्छी ख्वाहिशें हैं। वी ऑल वांट you guys to succeed, and I'm sure you guys want us to succeed as well. There is no doubt मेरे दिमाग में कि आप, जो इंसानियत में यकीन रखता है इंसान, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई और इंसान, चाहे उसका जो भी मजहब हो, जो भी दीन हो, उसका जैसा भी वो उसके ख्यालात हो, अगर वो अमन में यकीन रखता है तो उसका साथ देना जरूरी है। ये मौकफ है। अब हर कोई इंडिया के अंदर अमन में यकीन नहीं रखता, जिस तरह हर कोई पाकिस्तान के अंदर अमन में यकीन नहीं रखता। जंग चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं। खून का रंग हमारा एक है, जुबानें हमारी एक हैं, तारीख हमारी एक है। और जैसे आपके त्योहारों का हम आपको मुबारकबाद देते हैं, उसी तरीके से आप हमारे त्योहारों की भी मुबारकबाद हमें देते हैं, चाहे वो ईद हो या व्हाटएवर इट इज। एक और चीज
जाने से पहले एक अहम खबर आप सबके लिए, और ये खबर आ रही है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पे पहली काबीना की मीटिंग हुई है, सरबराही की है उसकी सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ने, और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी जो साबिका बड़े इक़दाम लिए हैं, ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि ये मीटिंग हो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद, मगर जो निज़ाम है, जीएचक्यू है, जनरल्स हैं, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जो नॉमिनल पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी पूछ के बताता हूँ, मगर वो पूछेंगे क्या, वो आप खुद ही समझ सकते हैं, पूछ के तो नहीं बता सकते वो। लेकिन ये बात तय की गई है इस मीटिंग के अंदर, कुछ मेरे पास नुक्ते आ रहे हैं कि कोई भी बंदा जो सियासी एफआईआर्स दर्ज की गई हैं, उनके ऊपर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई भी अरेस्ट किसी भी सियासी किरदार की 3 एमपीओ, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी इकदाम था, एक 3 एमपीओ का होता है, उसके तहत बड़ी चीजें लग जाती हैं, सेक्शन 144, ये सब कुछ, वो नहीं होगा। मगर एक बड़ा अहम उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म, शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म। अरशद शरीफ पाकिस्तान के आर्ग्यूबली सबसे नुमाया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, प्रोपोनेंट थे वो उस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट स्टेट का नैरेटिव बनाते थे, इनसे बेहतर कोई नहीं बनाता था। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ अप्रैल 2022 के अंदर, इसके बाद इनके ऊपर एक निशाना इनको बनाया गया। इनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। पहले दुबई गए, वहां से इनको निकाला गया कुछ दिन बाद, फिर ये केन्या पहुंच गए, और केन्या में अक्टूबर 27 अक्टूबर को मेरे ख्याल से, या 24 अक्टूबर को मेरे ख्याल से इनका कत्ल कर दिया गया। अब पाकिस्तान के ने एक इन्वेस्टिगेटिव टीम भी बनाई, जिसने भेजा, उसने कहा कि ये एक सियासी कत्ल था, उनके जिस्म के ऊपर टॉर्चर के निशान भी थे। क्लेम्स ये हैं कि उनका कत्ल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और ये पाकिस्तानी जो खुफिया या हसास इदारे हैं, इन्होंने किया। मगर कोई भी तहकीक नहीं हुई। केन्या के अंदर भी ये कहा गया कि ये सियासी एक कत्ल था। केनियन पुलिस ने कहा कि हमने मारा था, गलती से मर गए, मगर वो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट के अंदर उनके ऊपर टॉर्चर साइंस से गोली कहाँ से उन्हें मारी गई, ये सब चीजें वाजे करती थी कि ये एक एग्जीक्यूशन थी, एक असैसिनेशन थी। अब उनके लिए एक यूनिवर्सिटी एक बनाना पेशावर के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत अच्छा इकदाम है, और उनकी लेगेसी इससे जारी रहेगी। इससे ना भी हुई तो फिर और ऑब्वियसली अरशद शरीफ की लेगेसी, शहीद अरशद शरीफ की लेगेसी जारी रहेगी। ये हाल आपका पाकिस्तान का। Another thing before I leave, पाकिस्तान के जो पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी अपनी इज्जत अफजाई करा के आए हैं शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, वो 3 रोजा दौरे पे जा रहे हैं सऊदी अरेबिया अगले हफ्ते, जहां पे वो फेडरल मिनिस्टर्स के हमरा होंगे और उनकी सऊदी जो लीडरशिप से मुलाकात होगी। और बेसिकली वहां पे ये चंदा भी मांगेंगे, थोड़े पैसे भी मांगेंगे, कोशिश करेंगे कि इन्हें थोड़ी सी खैरात मिल जाए। और आप जानते हैं पॉलिश करने में तो या पोशी करने में तो इनसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।